बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले बता दें, लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको फिक्टिशियस फोर्स के बारे में, फिक्टिशियस फोर्स होता क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लेंगे कुछ, तो लास्ट में लेने वाले हैं फिक्टिशियस फोर्स के कुछ एग्जांपल्स, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चन आप ऐसा ले लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 2-3 क्वेश्चंस हम कराएंगे, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझिएगा। है भी नहीं, कुछ बहुत ही सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, सो दैट द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज रेक्टिलिनियर। काफी बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है सो दैट द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल, किसी अनदर प्रोजेक्टाइल से देखने पर क्या होता है, वो रेक्टिलिनियर होता है। मतलब अभी हम समझाते हैं। एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ध्यान समझिए, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर दूसरा भी प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे है, मतलब कुछ ऐसे समझिएगा, दो पर्सन बैठे हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे को देखें तो उनको लगेगा कि हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। ध्यान समझिएगा। मतलब आप झूले पे बैठे होंगे, कभी जो बड़ा वाला झूला होता है, आप झूले पे बैठे होंगे, ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। जब आप नीचे पहुंचते हैं, आपके बगल ही एक और झूला मान लीजिए चल रहा है, दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेंगे। आपके बगल एक और झूला चल रहा है, उस पे एक पर्सन बैठा है। मतलब दोनों झूले यदि साथ साथ चला दिए जाएं, कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करें, और वो एक बंदा दूसरे बंदे को देख रहा है, मतलब और कहीं नहीं देख रहा है, वो एक दूसरे को देख रहा है, तो कैसे मोशन करेगा? कर तो प्रोजेक्टाइल मोशन रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि यदि कोई भी हमें प्रूव करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है अनदर प्रोजेक्टाइल मोशन से, वो एक दूसरे के रेक्टिलिनियर होते हैं। मतलब अगर इस प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जैसे आप पत्थर फेंकते हो, ऊपर जाता है, फिर ग्रेविटी के कारण वो क्या करता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। तो वो क्या किया, प्रोजेक्टाइल मोशन किया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बताया जा रहा है, जैसे यहां पर मान लो एक झूला है, ऐसे गोला चलेगा इस आकार में, तो इस पर एक मनुष्य बैठा है, मान लो कोई भी बैठा है, इस पर भी कोई मनुष्य बैठा है। ये एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन कर कैसे रहे, प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों कर रहे हैं साथ साथ। लेकिन जब ये एक दूसरे को देखेंगे तो इन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं। तो वही चीज बताया जा रहा है, सो दैट द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज रेक्टिलिनियर। मतलब कि जो मोशन होगा किसी भी प्रोजेक्टाइल का, वो किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए से देखा जाए तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा रेक्टिलिनियर होगा। यही हमको प्रूव करना है। तो रेक्टिलिनियर प्रूव करने के लिए आप ध्यान से समझिए, अगर आप क्लियर y इक्वल टू एम एक्स ये प्रूव कर पाते हैं, तब जाकर ये क्या होगा, रेक्टिलिनियर, क्योंकि इट इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब हमको क्या प्रूव करना है, y इक्वल टू एम अपान एक्स, एम इंटू एक्स। यहां तक क्लियर हुआ। अगर हम कुछ ऐसा लिख सकें, y अपान एक्स इक्वल टू एम, इस रूप में भी प्रूव कर देंगे तो बात एक ही है, आएगा रेक्टिलिनियर मोशन ही। चलिए अभी प्रूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब पहले तो हम फिगर बना लेते हैं, क्योंकि यदि आप फिगर कंफर्म बना पाए, फिगर क्लियर बना पाए, आप आंसर बहुत आसानी से निकाल पाओगे। लगभग 50% डिपेंड करता है कि आप फिगर कैसे बनाते हो। फिगर यदि आपका अच्छा है, फिगर यदि आपका सही है, तभी जाकर आपका क्वेश्चन सही हो पाता है। अदरवाइज आप खुद ब खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर जाते हैं। तो सॉल्यूशन देख लेंगे। फिगर इसका बनाएंगे, पहले तो हम एक्सिस ले लेंगे। एक एक्स एक्सिस होगा, एक हमारा वाई एक्सिस, मान लो जेड भी ले लो, क्या दिक्कत है। लेकिन किसी दो, जैसे मान लो x और y ही हम इसी पे बना रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यदि हम यहां से कोई पत्थर फेंकें, कुछ ऐसा मूव करता हुआ गिर जाएगी, ऐसा मूव करता हुआ ये गिरेगा। अगर एक दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन ले तो कुछ ऐसा होगा। अब यहीं पर बात समझना है, काफी बच्चे सोच रहे होंगे ये ऊपर से गया, ये उसके नीचे से गया। नहीं,
बच्चों ये गलत बात है। आप 3D में सोचने का प्रयास कीजिए। 2D में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लेकिन आप 3D में समझिए। एक पत्थर फेंका गया ऐसे, एक दूसरा ऐसे, मतलब दोनों साथ साथ मूव ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब दोनों साथ साथ ऐसे मूव कर रहे हैं। अब दोनों बगल बगल तो यहाँ पर दिखाए नहीं जा सकते। जैसे मान लो एक इस पॉइंट पर है, एक दूसरा इस पॉइंट पर है, दोनों साथ साथ ऐसे मूव किया। अब क्लियर है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट ऐसे मूव किया है, ना कि ये नीचे गया ये ऊपर, ऐसा नहीं है। दोनों बराबर चल रहे हैं, मतलब पैरेलल में, एक दूसरे के पैरेलल, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, ऐसे दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे कर रहे हैं। क्लियर हुआ, समझ पाए? चलो अब मान लेते हैं ये जो गया है ये इसका वेलोसिटी u1 से मूव किया और ये वाला इसकी वेलोसिटी u2, इनिशियल वेलोसिटी। u1 को हम मान लेते हैं α1 प्रोजेक्टेड हुआ है और ये α2 प्रोजेक्टेड हुआ है फ्रॉम x एक्सिस। ये x एक्सिस से ये u1 वेलोसिटी से मूव किया, हम मान सकते हैं कोई सा भी मान लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी u1 हमने हमेशा दिखाया, इनिशियल वेलोसिटी को u1 और फाइनल वेलोसिटी को v दिखाया है। तो यहां पर लिख लेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया ना, सबको समझ में आया? हम यहां पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट ये P1 हुआ जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है ना। क्लियर है, x1, y1। हम इस पर कोई पॉइंट P2 मानते हैं, इस पे कोई x2, y2 पॉइंट है, जो कि इसी फ्रेम पे मान लीजिए। देखिए जैसे α1 प्रोजेक्टेड हो रहा है u1 वेलोसिटी से, तो यहीं पर कोई पॉइंट P1 है। क्लियर है, सबको समझ में आता है? सबको क्लियर है? लिख लेंगे यहां पर लेट, जो चीज हम यहां पर माने हैं वो चीज यहीं पर लिखेंगे। लेट हमने क्या किया है, टू प्रोजेक्टाइल्स बी प्रोजेक्टेड हो रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा, u1 एंड u2। आप कितने एंगल पर प्रोजेक्टेड हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी तो लिख लिए, या फिर एट लिख लेंगे, एट α1 एंड α2 एंगल, एट α1 एंड α2 एंगल फ्रॉम x एक्सिस। मतलब इसके कहने का मतलब हमने दो प्रोजेक्टाइल लिया जो कि प्रोजेक्टेड हो रहा है u1 एंड u2 वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी इसकी यही है, और x एक्सिस से α1 एंड α2 एंगल पर प्रोजेक्टेड हुआ। यही चीज हमने किया यहां पर। क्लियर हुआ यहां तक? सबको समझ में आया? ठीक, लिख लेंगे टेकिंग टू पॉइंट, हमने दो पॉइंट लिया है, P1 जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एंड P2 लिया है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई, कोई भी परेशानी हुआ? नहीं। अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अगर आपको हम अलग अलग फिगर में करके दिखा रहे हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ध्यान समझिएगा तभी समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, 0,0 यहां पर, ठीक, ओरिजिन है हमारा। अब देखिए हमने पहला वाला प्रोजेक्टेड किया u1 वेलोसिटी से, ध्यान समझिएगा, u1 वेलोसिटी से। जब u1 वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड किया, इस पे एंगल अल्फा आ रहा था। बोलो आ रहा था कि नहीं आ रहा था? थोड़ा हम इसको और छोटा सा बना दें ताकि हम यहीं पर सॉल्व ही कर सकें। पहले हम एक्सिस लेंगे, ओरिजिन हमारा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। हमने यहाँ पर इसको प्रोजेक्टाइल किया था कितनी वेलोसिटी से, u1 वेलोसिटी से ये प्रोजेक्टाइल हो रहा था विथ एंगल अल्फा 1 एंगल से ये प्रोजेक्टाइल हो रहा था। जब ये u1 वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल हो रहा था, चूंकि हम जानते हैं यदि कोई ये मूव कर रहा है, सपोज दैट ये मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, तो जहां पर एंगल टच करता है ये क्या हो जाएगा, u cos अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर में u sin अल्फा। तो यहां पर u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड α1 यहां पर एंगल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, u1
कॉस अल्फा 1 और इधर क्या हो जाएगा u1 साइन अल्फा 1। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कंफर्म, क्लियर है, सबको समझ में आता है। तो यहां पर ये अगर अल्फा 1 एंगल पर लेंगे तो ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर x एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी बात की जाए तो u1 cos अल्फा 1 होगी और y एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी की बात की जाए तो u1 sin अल्फा 1 होगी। तो इसी तरह हम सेकंड वाले के लिए भी बना लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल हुआ था विद द स्पीड ऑफ u2 एंड अल्फा 2। तो इधर हम कंपोनेंट जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा u2 cos अल्फा 2 और ये हो जाएगा u2 sin अल्फा 2। बोलो सबको क्लियर होता है, सबको क्लियर होता है कि ये वाला जो होगा ये प्रोजेक्टाइल होगा u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो x एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी बात की जाए तो u1 cos अल्फा 1, y एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी बात की जाए x1 का sin u1 sin अल्फा 1 होगी। ठीक, अब हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। अब बोलो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या, हम जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। बोलो सही है कि नहीं ना, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सबको यहां तक समझ में आता है। चलो तो हम यहां पर बताएंगे यस जगह हम एक बार x1 लेंगे, x1 x एक्सिस पे x1 इक्वल टू ut है, u मतलब x एक्सिस पे जब हम ले रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी u मतलब यहां पर वेलोसिटी, यहां पर u1 वेलोसिटी ले रहे थे, जब हम x एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी ले रहे हैं तो क्या होगा u1 cos अल्फा 1, u1 cos अल्फा 1 इंटू में t प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर जब हम एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे थे तो यहां पर हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो रहा था। बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहां पर एक्सीलरेशन हो जा रहा था, वहां पर एक्सीलरेशन हो जा रहा था हाफ अल्फा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा इज एक्सीलरेशन, या फिर ए ही समझ लीजिए, काफी किताबों में ए ही दिया जा रहा था, ए इज एक्सीलरेशन, तो जैसा भी आप समझिए। तो ए यहां पर क्या होता था एक्सीलरेशन, यहां पर क्या है कोई एक्सीलरेशन है, ये मूवमेंट तो ऊपर की तरफ ऐसे कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, कोई होगा नहीं होगा, वाई एक्सिस में होगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा, वो मतलब एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लगेगा निगेटिव में, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है एंगल, ये एक्स एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, तो यहां पर एक्सीलरेशन वैल्यू 0। जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी ना। तो यहां पर क्या हो जाए, नहीं तो आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं हाफ ए की वैल्यू 0 रख देंगे इंटू में टी स्क्वायर, क्या हो गया u1 cos अल्फा 1 इंटू टी, x1 की वैल्यू ये आई, x1 की वैल्यू ये आई। इसी तरह x2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, x2 वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, जैसे ये आया है u1 cos अल्फा 1 टी तो वैसे क्या हो जाएगा u2 cos अल्फा 2 इंटू टी, सेम वैल्यू ऐसे आएगी। इसके लिए भी वही टॉपिक होगा, x2 के लिए निकालेंगे पहले x क्या निकाल देते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पर x2 के लिए निकाल रहे हैं, u की वैल्यू यहाँ पर वेलोसिटी क्या है u2 cos अल्फा 2 इंटू टी, एक्सीलरेशन 0। अब हम y के लिए बात कर रहे थे, y एक्सिस के लिए कैसे निकालेंगे, तो y एक्सिस के लिए निकालेंगे y1 इक्वल टू, यहां भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, क्या लगेगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो y बराबर इधर वेलोसिटी क्या है u1 साइन अल्फा 1 इंटू टी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ए यहां पर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है तो उस पर प्रतिरोधक क्षमता लगती है नीचे की तरफ, ऐसे जब जा रहा है तो इसको, जैसे अगर मान लीजिए न लगता, ग्रेविटेशनल फोर्स भी मान लीजिए
यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा, यहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कार्य करेगा, क्योंकि आप कोई भी पार्टिकल जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं क्यों जाकर वो रुक जाता है फिर नीचे आने लगता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे की तरफ खींचता है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा, पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो फोर्स जब नीचे की तरफ लग रहा है तो उसकी वैल्यू निगेटिव में होगी, मतलब जी जो वैल्यू होगी वो निगेटिव आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ AT स्क्वायर, नहीं यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी लगेंगे, मतलब क्योंकि हम लिखते हैं एस बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर ना, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लगेगा माइनस GT स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो U1 साइन अल्फा 1t माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये Y1 के लिए हो गया। बोलो सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, क्लियर। अब हम इसी प्रकार जब y2 निकालेंगे, इसी प्रकार हम जब y2 निकालेंगे, y2 निकाल लीजिए, y2 जगह वेलोसिटी क्या है U2 साइन अल्फा 2, y2 जब निकालेंगे क्या निकलेगा U2 साइन अल्फा 2 इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये होगा। इसको बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको बना लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्या बनाएंगे, लिखेंगे इसके, इसको बना लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको बना लेंगे क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि हेंस आप निकालेंगे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू, ऐसा क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है y अपान x इक्वल टू यम। तो यहाँ पर y तो निकलेगा नहीं, y1 भी है y2 भी है, x1 भी है x2 भी है, तो इसलिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ना, क्लियर। चलिए अब देखिएगा, निकालिए y2 माइनस y1, बोलो क्या आएगा, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू रखिए U2 साइन अल्फा 2 इंटू टी माइनस में हाफ GT स्क्वायर। बोलो यहां तक सबको समझ में आता है। फिर माइनस करेंगे, y1 की वैल्यू क्या है U1 साइन अल्फा 1t इंटू माइनस हाफ GT स्क्वायर, माइनस यहां भी है क्योंकि माइनस पहले से ही था, इसकी वैल्यू रखेंगे, या तो आप ना समझ पाए तो आप समझ लीजिएगा माइनस हाफ GT, काफी बच्चे नहीं समझ पाते हैं डिवाइड में फॉर्म में क्या है, x2 माइनस x1, x2 वैल्यू क्या है U2 cos अल्फा 2t अल्फा 2t माइनस x1 की वैल्यू क्या है U1 cos अल्फा 1t। त्यास लिखेंगे ऊपर क्या आ जाएगा U2 साइन अल्फा 2 इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा U1 साइन अल्फा 1 इंटू टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर। बोलो समझ में आया भाई, माइनस माइनस प्लस होगा। अब देखो प्लस और माइनस कट जाएंगे, कटते नहीं हमेशा घटते हैं, प्लस वाले में से माइनस घट के 0 होगा। यहाँ पर नीचे क्या बचा U2 cos अल्फा 2 टी, यहाँ पर कॉमन कर लो U1 cos अल्फा 1, यहाँ पर टी कॉमन कर लो, ऊपर क्या बचा U2 साइन अल्फा 2 माइनस U1 साइन अल्फा 1, यहाँ से भी टी कॉमन कर लो क्योंकि कॉमन है, नीचे से भी U2 cos अल्फा 2 माइनस U1 cos अल्फा 1, इधर भी टी से टी गायब हो गया, नीचे वाला मिटा दें। तो यहां पर लिख लेंगे y2 माइनस y1, हमारी वैल्यू निकाल रहे थे x2 माइनस x1 इक्वल टू, इसको हम मान सकते हैं यम, यहां पर लिख लेंगे से, कह सकते हैं हम कि ये यम है, वो U2 साइन अल्फा 2 माइनस U1 साइन अल्फा 1 अपान U2 cos अल्फा 2 माइनस U1 cos अल्फा 1 को हमने मान लिया यम मान लिया। कंफर्म 100% क्लियर। हमने जब यम मान लिया तो ये किसके फॉर्म में हो गया, ये फॉर्म में हो गया y2 माइनस y1 इक्वल टू यम x2 माइनस x1 विच इज सिमिलर टू रेक्टिलिनियर इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, इक्वेशन ऑफ
रेक्टिलिनियर मोशन का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर mx। उसी प्रकार मिल रहा है कि नहीं, y इक्वल टू mx। हेंस प्रूव ये क्या होगा, ऑलवेज रेक्टिलिनियर होगा। नोट करें, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक बार खुद से प्रयास करें। काफी बच्चे तो परेशान होंगे कि सर कैसे होगा, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत ही सिंपल। कह क्या रहा है, पहले इसको समझेंगे। किस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन ए। कोई ट्रेन है जो कि मूव कर रही है, कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि उस ट्रेन में, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है, उसमें एक मनुष्य बैठा है, उसमें से कोई पार्टिकल ऐसे उछाला ऊपर की तरफ उछाला। मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ध्यान समझिएगा, ये एक प्रकार की ट्रेन है। अब इसमें एक मनुष्य बैठा है, एक मनुष्य बैठा है जिसके हाथ में एक बॉल है, अब कह रहा है ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन ए। इस ट्रेन का नाम मान लो ए है। अब ये पार्टिकल जो बॉल लिया है, पार्टिकल को हम बॉल मान लेते हैं, इस पार्टिकल को ये ऊपर की तरफ उछाला, ट्रेन में बैठा, अंदर ट्रेन में बैठा, ये ऊपर की तरफ उछाला। ध्यान समझिएगा, ऊपर की तरफ जब ये उछालेगा, कह रहा है व्हाट इज द पथ ऑफ द पार्टिकल एज सीन वुड अपीयर, सॉरी WOULD रहेगा, दिखेगा, विल का पास्ट फॉर्म, एज इट वुड अपीयर टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग। उस ऑब्जर्वर को किस प्रकार दिखेगा जो कि स्टैंड होगा, कहां कहां, ऑन द ग्राउंड। यदि कोई मनुष्य यहां ग्राउंड से खड़ा होकर देखे, मान लो कोई मनुष्य है जो कि ये ग्राउंड पे खड़ा है, जमीन पे खड़ा है, और ये देखे कि ट्रेन जा रही है, उसमें से कोई अंदर तो दिखेगा नहीं, सपोज दैट वो ऊपर बैठा है। अब मान लो, अब वो पार्टिकल को जब ऊपर उछाला तो उसके हाथ में गेंद आएगी फिर से, तो किस प्रकार का मोशन किया वो, अब समझना। काफी को आपको लगता होगा, आप बस चल रही है, सपोज दैट बस में बैठना आज अगर टाइम मिले, या फिर कभी भी बैठना बस में, और बगल एक लोगों को खड़ा कर देना कि उसे किस प्रकार दिखेगा। आप एग्जाम्पल लो एक तरीके से, तो आप जब पार्टिकल उछालोगे तो मूविंग ट्रेन में भी, मूविंग बस में भी आपके हाथ में पार्टिकल आएगा फिक्स है। जब बहुत ऊपर उछालोगे तब पीछे जा सकता है, लेकिन ऐसे जब उछालोगे तो आपके हाथ में ही आने वाला है। तो किस प्रकार मोशन किया, जब इसको देखने में किस प्रकार लगा कि ये गेंद किस प्रकार गई, क्या ये गेंद इस प्रकार उठी इसी प्रकार नीचे चली गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये पार्टिकल चला है, चलो मान लीजिए हम चल रहे हैं, अब देखना ध्यान से, हमने चला और किस प्रकार मूव किया बताना ध्यान से। मैं चल रहा हूं, इसे एकदम सीधे की तरफ उछालूंगा, देखना ध्यान से, लेकिन मैंने उछाला कहां से, यहां से उछाला। अगर मैं खड़ा होकर उछालता हूं तो यहीं पर आ रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन नीचे। लेकिन जब मैं मूव कर रहा हूं, ध्यान समझना, मूव कर रहा हूं, अब इसको उछालूंगा तो ये यहां पर आया, उछाला मैं यहां से, आया यहां पर, किस प्रकार आपको दिखा, ये कुछ इस प्रकार से मूव करता दिखा। बोलो दिख रहा है कि नहीं। जब हमने पार्टिकल को उछाला, देख सकते हो ना किस प्रकार गिरा, तो ये पैराबोला दिखता है। अब प्रूव करना है हमें किस प्रकार दिखेगा, तो ये उछालेगा तो कुछ यहां पर आएगा ऐसे, क्योंकि ट्रेन चल रही है, उसके साथ साथ वो पार्टिकल भी मूव कर रहा है, वो मनुष्य भी मूव कर रहा है, तो जो पार्टिकल दिखेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहां से वो उछालेगा और ये कुछ यहां तक आएगा, ये चीज। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे, जब एक हम एरोप्लेन से कोई पत्थर गिराते हैं तो वो सीधा नहीं गिरता है। एरोप्लेन कोई है जो कि हवाई जहाज, मतलब हवा में चल रही है, क्या बना दी है सर। मान लो कोई एक एरोप्लेन है, सपोज दैट कोई एक एरोप्लेन है, ठीक, कोई एरोप्लेन है, इसमें से जब आप कोई पार्टिकल गिराओगे तो ऐसे नहीं गिरेगा, ये पार्टिकल कुछ इस प्रकार गिरता है, इस प्रकार। ऐसा क्यों? क्योंकि ये
एरोप्लेन मूव कर रही है। जब यहाँ से जैसे मान लीजिए हम हाथ से, अभी ध्यान समझिएगा, छोड़ रहे हैं तो एकदम सीधी गिर रही है, लेकिन जब हम आपको हाथ को मूव कराते हुए गिराएं इस पार्टिकल को, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ मूव कर रहा है, आप छोड़ें तो ये आगे जाकर गिर रहा है कुछ इस आकार में, तो वही हाल इसका भी है। तो चलिए प्रूव करते हैं। ध्यान समझना, आप सोचने की समझने की क्षमता बढ़ाओ अपनी। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से जब देखेगा तो क्या देखेगा उसको, ग्राउंड से देखेगा ये ट्रेन थी हमारी, ये हमारी कोई ट्रेन थी, यहां से कोई मनुष्य खड़ा होकर देख रहा था, ठीक, और यहां पर हम पार्टिकल को उछाल रहे थे, पार्टिकल को उछाल रहे थे। तो दिखेगा क्या, जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करेगा, लिखेंगे द कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। द कोऑर्डिनेट फर्स्ट प्रूव करें ऑन द ग्राउंड, द कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, एक्स एंड, कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं, देखो कोई भी हम एक फ्रेम बना लेते हैं तो कोऑर्डिनेट हम लेते हैं एक्स एंड वाई ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, किसी पार्टिकल का टी टाइम के बाद, ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के पश्चात क्या होगा, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, बोलो लगाएंगे कि नहीं, क्यों सेकंड इक्वेशन ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट बताता है, यस वहां पर डिस्प्लेसमेंट है, जबकि यहां पर क्या है, यहां पर यक्स या फिर वाई डिस्प्लेसमेंट बताते हो, ठीक, क्लियर है। चलिए तो हम यहां पर निकालेंगे यक्स, यक्स यक्स डायरेक्शन में, यक्स इक्वल टू जो वेलोसिटी होगी यक्स डायरेक्शन में उस पार्टिकल की क्या होगी, पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे मूव करेगा, तो एक्स एक्सिस के लिए अगर हम निकालें तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मान लो वी एक्स, समझ रहा है, ये होगा इसका वाई डायरेक्शन ना, तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी वी एक्स इंटू में टी, क्योंकि आप निकालते हो एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जब हम आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात करते हैं। तो यहां पर u क्या है, वी एक्स वेलोसिटी बता रहा है एक्स डायरेक्शन में, टाइम टी प्लस लगा दिए हाफ, क्या यहां पर कोई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन में चलते हुए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य नहीं कर रहा है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करेगा, तो यहां पर ये जब एक्स डायरेक्शन चल रहा है तो किधर खींचेगा, सेम, तो वी एक्स टी इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू 0 इंटू टी स्क्वायर, क्या हुआ वी एक्स टी, ये x की वैल्यू आ गई, या फिर यहां से अगर t की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा x अपान वी एक्स, इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम निकालेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही y की वैल्यू क्या निकलेगी, y डायरेक्शन में y की वैल्यू निकलेगी u, मतलब वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ y, y की डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, y के लिए निकाल रहे हैं, x एंड y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो y के लिए जब निकालेंगे तो u की वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लीजिए ये इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इधर क्या हो जाएगा vx और इधर हो जाएगा vy, एंगल हमको पता नहीं, vy, तो इधर वेलोसिटी vy इंटू में टाइम t ही ले रहे हैं, प्लस हाफ g की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, क्योंकि ये पार्टिकल ऊपर तरफ जा रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लगेगा, पार्टिकल का मूवमेंट ऊपर की तरफ, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो ऊपर जब जा रहा है तो उसका अपोजिटली कार्य कर रहा है, इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन माइनस में टी स्क्वायर बना, क्या वी वाई टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, टी की वैल्यू निकाले हैं तो वैल्यू रखेंगे, तो y इक्वल टू वी वाई इंटू में टी की वैल्यू क्या है x अपान वी एक्स माइनस में हाफ
जी टी स्क्वायर, जी इंटू टी की वैल्यू क्या है एक्स अपान वी एक्स, इसका होल स्क्वायर। तो क्या बना हमारा वी वाई अपान वी एक्स इंटू में एक्स माइनस हाफ जी अपान वी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, इंटू में एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन किसकी तरह है, लिखेंगे विच इक्वेशन इज लाइक एज, किसकी तरह है ये, इसको हम मान लें कोई ए, इसको अगर मान लें बी, किसकी तरह होगा जाएगा y इक्वल टू, ये अगर मान लो ए एक्स माइनस इस पूरे को मान लो बी एक्स स्क्वायर, इसकी तरह है। और कौन बच्चा बताएगा कि ये इक्वेशन किसका है, किस इक्वेशन, ये पैराबोला का इक्वेशन है, विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला आप जानते भी हैं, आपको दिख रहा है पैराबोला इक्वेशन किस प्रकार होता है, इक्वेशन आपको पता है, फिगर भी दिख रहा है पैराबोला इक्वेशन का। तो विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला इक्वेशन है। तो ये मनुष्य जो होगा इस पार्टिकल को किस तरह मूव करते हुए देखेगा, पैराबोला। नोट करें, नोट करें, नोट कर लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, इन द ट्रेन बी मूविंग विथ सेम स्पीड एज ट्रेन ए इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कोई ट्रेन बी है जो कि ए के साथ साथ मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो ए से यदि हम कोई पार्टिकल उछाल लें तो बी पर कैसा दिखेगा, ये चीज़ हमें कह रहा है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार दिखेगा। कोई ट्रेन ए है, इसका नाम ए दे दो, और कोई ट्रेन यहीं पर बी है। ये ट्रेन बी है, ये जो वेलोसिटी इसकी है सेम है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, दोनों ट्रेनें सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। एक्स डायरेक्शन मूव कर रही हैं तो वी एक्स दे दो नाम, ये एक्स डायरेक्शन होगा, ये वाई डायरेक्शन होगा ना, मान लो ये इसका वाई डायरेक्शन होगा, ये एक्स डायरेक्शन होगा। अब इस पे से हमारी बॉल उछाली जा रही है ना, एक्स डायरेक्शन में होगा, हम बताएंगे हियर वी एक्स, एक्स डायरेक्शन किसका, ए ट्रेन का इक्वल टू वी एक्स किसका, एक्स डायरेक्शन किसका, बी ट्रेन का बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है कि इन ट्रेन बी मूविंग भी सेम स्पीड एज द ट्रेन ए इन द डायरेक्शन। ए डायरेक्शन ए पर ट्रेन से हम कुछ उछाल रहे हैं पार्टिकल को, बी से देखने पर, अभी तो ग्राउंड पे एक पर्सन खड़ा था वो दिख रहा था, अब बी ट्रेन से देख रहे हैं, बी ट्रेन भी हमारी सेम स्पीड से मूव कर रही है। तो यहाँ पर बैठा कोई मनुष्य क्या देखेगा इस पर कि पार्टिकल किस प्रकार से मूव किया। तो यहाँ पर लिखेंगे जो वी डैश मान लो एक्स होगा, ये दोनों की स्पीड इक्वल है, दोनों की स्पीड इक्वल है, ध्यान समझिएगा, ये भी स्पीड इक्वल है, ये भी स्पीड इक्वल है, समझना ध्यान से। तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने आपको बताया दो ट्रेन जब साथ साथ जा रही हैं तो आप उसमें बैठा एक व्यक्ति, इसमें बैठा एक व्यक्ति, एक दूसरे को देखे उसे लगेगा हम एक कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये मूव ही नहीं करेगी। मतलब जो इसकी वेलोसिटी होगी, अगर हम ए की वेलोसिटी चाहे जिसमें से कोई घटा दें, क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, हालांकि ये सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये मूव ही नहीं कर रही हैं, इनका एक्स डायरेक्शन में मूव जीरो है, समझ लीजिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रही हैं। दो लोग हो, एक इस बस पे बैठो, एक इस बस पे बैठो, दोनों ऐसे साथ साथ चलो, एक दूसरे को देखो, ऐसा नहीं लगता कि हम मूव कर रहे हैं, अगर बस हिल न रही हो तो ऐसा लगेगा हम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, मतलब या फिर हम रुके हुए हैं, ऐसा प्रतीत होगा। तो अब हम बात करें वाई डायरेक्शन की, वी डैश वाई, इसकी बात करें
वाई डायरेक्शन पर मान लिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुकी हुई है, लेकिन वाई डायरेक्शन में जो इसका मूवमेंट होगा वो तो होगा, एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है। भले अगर कोई दो मान लीजिए ट्रेन रुकी भी है, फिर भी वाई डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना। दोनों जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हैं तो वो जब मूव करेगा तो कैसे होगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा। और आपने देखा अभी यहाँ पर भी वाई के बराबर होगा। दो ट्रेनें जब मूव कर रही हैं, इस पे से कोई उछाला जाएगा, यहां से देखने पर तो आपको लगेगा कि ये पैराबोला है, बट जब दोनों साथ साथ आपस में चलेंगी तो इसे ऐसा लगेगा कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। इसे भी अभी देखिए, आपके बगल ही कोई बैठा है, वो पार्टिकल को उछाला ऐसे नीचे पकड़ लिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि चलती हुई ट्रेन में भी आपको ऐसा लगेगा कि वो क्या है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। उसका रीजन ये है, वी डैश वाई इक्वल टू वी वाई। ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, नहीं, यहाँ से कोई पार्टिकल उछाला जा रहा है, नहीं, उछाला जा रहा है इस ए वाले से, इससे उछाला जा रहा है, वी वाई ऑफ ए। ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी वी वाई डायरेक्शन में हो रही है, तो सिर्फ एक वेलोसिटी है, इधर तो वेलोसिटी हो नहीं रही है, सिर्फ एक वेलोसिटी है वी वाई जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हम बता देंगे यहाँ से, हेंस the particle is shown in straight line from scene the train B। ट्रेन बी से देखने पर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, क्यों? क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। यहाँ से देख रहे हैं, अगर किसी में से एक को घटा दो, अगर स्पीड होता कुछ डिफरेंट होता तो कुछ न कुछ स्पीड आती, लेकिन सेम है तो जीरो हुआ। वाई डायरेक्शन में यहाँ से कोई पार्टिकल मूव नहीं कराया जा रहा है, सिर्फ यहाँ से पार्टिकल मूव कराया जा रहा है, तो यही तो होगा वी वाई, यही पार्टिकल तो मूव करेगा, जी वी डैश होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी होगा ये जीरो होगा। जिसे यहाँ पर वेलोसिटी देखे, इसका यहाँ पर वी वेलोसिटी कुछ नहीं कर रहा है इस ट्रेन से, सिर्फ देख रहा है, जीरो होगा, तो यहाँ पर फाइनली वी वाई ही आएगा। क्लियर, समझ में आया? नोट कर लिए? तो साथ साथ जब दोनों ट्रेनें चलती हैं तो वहाँ से कोई पार्टिकल जब आप उछालोगे तो उस बी वाले ट्रेन में ऐसा दिखेगा कि वो पार्टिकल जो उछाल रहे हो आप, वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया और नीचे आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला? थर्ड क्वेश्चन ये बोला कि इन ट्रेन सी अब कोई दूसरी ट्रेन है जो कि मूविंग विथ सेम वेलोसिटी एज अपोजिट डायरेक्शन। अभी तक ये दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहा था, अब कोई ट्रेन ए है और इधर कोई ट्रेन सी है, वेलोसिटी सेम मूव कर रहा है। ये इस साइड वेलोसिटी जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इस साइड है x के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी सेम है, इसलिए हमने vx और vx ही लिखा। अब बताओ, अब जो होगा इसकी वेलोसिटी v डैश x क्या आएगा बताओ? इसकी वेलोसिटी vx माइनस इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस vx, क्या हो जाएगा? vx माइनस माइनस प्लस vx, मतलब 2vx। v डैश x की वैल्यू है 2vx, है या ना? अब y डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। y डायरेक्शन में क्या होगा? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा? 100% सबको समझ में आता है? क्लियर है? चलिए, अब y डायरेक्शन में जो होगा v डैश ऑफ y, ये तो मूव करेगा वी वाई के ही बराबर होगा ना, क्योंकि ये तो कुछ मूव नहीं कर रहा है ऊपर की तरफ, मूव क्या हो रहा है? यही तो मूव कर रहा है ना वी वाई। अगर हम प्लस माइनस इसकी वेलोसिटी की बात करें तो वी वाई ऑफ बी सी डायरेक्शन की, ये वैल्यू जीरो ही आएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, तो वी वाई ही मूव करेगा। तो वी डैश एक्स की वैल्यू पता चली 2vx एंड वी डैश वाई की वैल्यू पता चली 2vy। अब कैसे फाइंड करोगे? चलो, अब हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
मोशन का सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे इन टाइम टी हॉरिजॉन्टल, एक बार हम हॉरिजॉन्टल मोशन निकालेंगे, एक बार वर्टिकल मोशन निकालेंगे, एंड वर्टिकल मोशन या फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताइए। हम जानते हैं कि फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ना। यस यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हम मान लो अगर यक्स हॉरिजॉन्टल निकाले तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, यक्स एक्सिस पर, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी यक्स की क्या होगी, यू डायरेक्शन, यू क्या होगा, वेलोसिटी इन यक्स डायरेक्शन। यक्स डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, ऐसे लिखोगे ना, वी डैश यक्स प्लस हाफ जी की वैल्यू यहाँ पर 0 टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कार्य नहीं करेगा। वी डैश एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 2vx, एक्स की वैल्यू फाइंड हुई 2vx इंटू में टी था ही, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा एक्स अपान 2vx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब यहाँ से देख लीजिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यहां से अब y डायरेक्शन में जब निकालेंगे y इक्वल टू ये यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, यू टी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, v डैश y इंटू में t प्लस में हाफ g की वैल्यू माइनस जी टी स्क्वायर, क्योंकि ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए माइनस लगेगा। ये मत सोचिएगा कि ग्रेविटेशनल तो नीचे की तरफ जब आ रहे हैं तो पॉजिटिव होता है, तो ऐसा नहीं है। जब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तब पॉजिटिव होगा। पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव। वी डैश वाई की वैल्यू क्या है, वी वाई इंटू में टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखेंगे, टी की वैल्यू क्या है, एक्स अपान 2vx, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, vy इंटू टी की वैल्यू एक्स अपान 2vx, देख पा रहे हैं ना, एक्स अपान 2vx माइनस में हाफ जी टी वैल्यू एक्स अपान 2vx का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, vy अपान 2vx इंटू में x, और ये क्या आ जाएगा माइनस हाफ जी इंटू में एक्स स्क्वायर अपान 2 टू जा 4vx स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, vy अपान में 2vx इंटू एक्स माइनस हाफ, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा 4 टू जा 8, तो क्या आ जाएगा g अपान 8vx का स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। अब ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, किसकी तरह बताइए, ax माइनस bx स्क्वायर की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो which is like as, which is similar, ऐसे देख लीजिए, which is similar to पैराबोला इक्वेशन, पैराबोला इक्वेशन, पैराबोला इक्वेशन की तरह सिमिलर है। पैराबोला इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं, तो ये भी हमारा पैराबोला ही दिखेगा, ये भी हमारा क्या दिखेगा, पैराबोला ही दिखेगा। नोट करें, नोट करें, समझ में आया, क्लियर हुआ, मतलब ये वाला भी हमारा मूवमेंट पैराबोला होगा। हटा दें इसको, बोलो सबको समझ में आता है, 100% क्लियर होता है, हटाया जाए। चलो अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको पहले समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, कोई ट्रेन डी है जो कि सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है लेकिन इसके दुगने स्पीड से, इसके दुगने स्पीड से ये मूव कर रहा है। चलो देख लेते हैं उसको भी क्या आएगा हमारा
सिंपल ही होगा जो भी होगा। कराया इन ट्रेन डी मूविंग विथ डबल स्पीड ऑफ ट्रेन ए इन सेम डायरेक्शन, जो कि ए है, ये कोई डी है ट्रेन जो कि इसके डबल स्पीड से मूव कराती है। ये वीएक्स से मूव करेगा, ये 2vx से मूव करेगा डबल स्पीड से ना। तो लिख देंगे यहाँ पर, अगर हम डायरेक्शन v डैश एक्स निकालें क्या निकालेंगे, ए डायरेक्शन माइनस 2vx, क्योंकि हम किससे पार्टिकल फेंक रहे हैं, इस वाले से, तो इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी माइनस कर देंगे, क्या आएगा हमारा, माइनस में vx आएगा। v डैश एक्स की वैल्यू क्या बचा, माइनस में vx, बोलो हाँ या ना। अब v डैश y की वैल्यू तो हम जानते हैं vy होगा ऑलवेज, क्योंकि इधर से कोई मूवमेंट y की तरफ नहीं हो रहा है, इधर मूवमेंट 0 होगा, इधर मूवमेंट हो रहा है v डैश y इक्वल टू vy। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ इससे मूव कर रहा है, इधर से कोई पार्टिकल नहीं फेंका जा रहा है। ये y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक। अब हम निकालेंगे, अगर हम निकालें x डायरेक्शन की बात करें तो वैसे सेम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। अगर हम x की बात करें, x डायरेक्शन में u मतलब क्या, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अगर x की बात करें तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मतलब v डैश एक्स इंटू में t प्लस हाफ g की वैल्यू 0 हो जाएगी x डायरेक्शन के लिए, टी स्क्वायर, ध्यान समझिएगा। तो x इंटू वी डैश एक्स की वैल्यू रख देंगे माइनस में vxt, ये x की वैल्यू आ गई। और हम यदि t की वैल्यू फाइंड करें, t इक्वल टू तो माइनस एक्स अपान vx हो जाएगा ना। इसी प्रकार हम जब y की बात करें, सेम टू सेम डिस्प्लेसमेंट इंटू y डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है क्या होगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू में t प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिएगा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा, नीचे की तरफ पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस जी हो जाएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ इसलिए। वी वाई की वैल्यू क्या फाइंड किए, सिर्फ वी वाई। टी की वैल्यू क्या आई है हमारी, माइनस एक्स अपान वी एक्स, माइनस एक्स अपान वी एक्स प्लस में माइनस हो जाएगा ना यहाँ पर, माइनस हाफ जी। टी की वैल्यू क्या है, एक्स अपान वी एक्स, एक्स अपान वी एक्स का होल स्क्वायर, वो भी माइनस में, ठीक। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, ये y। फिर y की वैल्यू क्या मिली, माइनस में वी वाई इंटू में एक्स अपान वी एक्स, इधर क्या मिला, माइनस माइनस प्लस हो जाए, सॉरी माइनस में हाफ जी इंटू माइनस का होल स्क्वायर करोगे पॉजिटिव ही आता है, तो एक्स स्क्वायर अपान में वी एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ माइनस है। हम जानते हैं कि इस तरह का कोई इक्वेशन होता नहीं, पैराबोला करना कोई भी इक्वेशन नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन करें। या फिर आप समझ लीजिएगा ये निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर सकते हैं, पहली चीज़ जो कि निगेटिव डायरेक्शन बताएगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं माइनस कॉमन अगर कर लेते हैं क्या बचेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा, ओ सॉरी पॉजिटिव दोनों हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ है हमारा। तो यहाँ पर माइनस से कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा आपका, वी वाई अपान में वी एक्स इंटू में एक्स प्लस ये 2 बचेगा और ये क्या हो जाएगा, जी अपान 2vx स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये भी हमारा पैराबोला दिखेगा, पैराबोला, बट निगेटिव साइन होने के लिए क्या दिखेगा, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, समझ रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन जैसे मान लीजिए बगल वाली ट्रेन दुगनी स्पीड से जा रही है, तो ये इस तरह ना दिखने के बजाय ये पीछे की तरफ दिखेगा, इसलिए देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, ये निगेटिव आगे मान लीजिए मिला, बीच में देख रहे हैं पॉजिटिव, अभी तक देखे थे सभी में निगेटिव आ रहा था क्वेश्चन पैराबोला। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आगे की तरफ न जा करके ये पीछे की तरफ दिखेगा। कोई पार्टिकल है जब आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो ग्राउंड में देख रहे थे कि आगे की तरफ जा रहा था पैराबोला, लेकिन जब आप दुगने स्पीड से मूव करेंगे तो उसे ऐसा दिखेगा ये पार्टिकल ऐसे गया, भले वो आगे गया लेकिन लगेगा वो इस तरह मूव किया, पीछे की तरफ गया, क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है। पैराबोला ये भी दिखेगा बट अपोजिट डायरेक्शन, नोट करें, क्लियर है, समझ में आया। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे,
जो कि fictitious फोर्स से रिलेटेड है। कह रहा है कैलकुलेट द fictitious फोर्स, हमें यहाँ पर fictitious फोर्स निकालना है एंड टोटल फोर्स भी निकालना है, fictitious फोर्स भी निकालना है। एक्टिंग ऑन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ मास 10 kg, कोई बॉडी है जो कि फ्रीली सस्पेंडेड है और वह फ्रीली फॉलिंग है, फ्री रूप से गिर रही है, जो कि 10 किलोग्राम की है, विथ रिफरेंस टू ए फ्रेम मूविंग विथ डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसका वेट दे रहा है मास m की वैल्यू 10 kg ना, एंड एक्सीलरेशन क्या दे रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, क्लियर। अब अगर हम बात करें fictitious फोर्स की, fictitious फोर्स क्या होता है, माइनस एम ए ना, fictitious फोर्स माइनस एम ए होता है। हम क्यों माइनस एम ए होता है, ये पूरा प्रूफ देखने के लिए आप पहला दूसरा वीडियो जाकर देखिए, इसका हमने वहाँ पर प्रूफ कराया है, पहला दूसरा नहीं, इससे 2-3 वीडियो पहले आप आई बटन में लिंक मिल रहा है, वहाँ से मिल जाएगा। fictitious फोर्स इक्वल टू माइनस एम ए। अब देखिएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जब गिर रहा है तो एक आभासी बल इस पे ऊपर की तरफ कार्य करता है, fictitious फोर्स माइनस एम ए। अब जब fictitious फोर्स माइनस एम ए है तो माइनस एम की वैल्यू क्या है 10 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5, क्या हुआ -50, फोर्स क्या है तो न्यूटन, -50 न्यूटन कार्य करेगा fictitious फोर्स। क्लियर हो गया। और -50 है तो यहाँ से देखेंगे तो fictitious फोर्स अगर बताना चाहें, fictitious फोर्स क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है और पार्टिकल हमारा नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब कि ये हुआ fictitious फोर्स लगेगा क्यों, ऊपर की तरफ लगेगा, 50 न्यूटन लगेगा अपवर्ड। क्लियर, क्योंकि हमारा पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव आता तो भी नीचे की तरफ लगता fictitious फोर्स, लेकिन ये माइनस आ रहा है तो पार्टिकल नीचे आ रहा है और ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो निगेटिव अपवर्ड लगेगा। तब टोटल फोर्स की बात करें, टोटल फोर्स एट दैट पार्टिकल मान लेते हैं एफ डैश, टोटल फोर्स लग रहा है, एफ टोटल मान लो, एफ टोटल। तो पहले लगाएंगे कि फोर्स जो लग रहा है उस पर, फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, प्लस fictitious फोर्स भी लग रहा है, fictitious मतलब किसी पर भी जो फोर्स लगता है उसका एक्चुअल फोर्स जो उस पर लग रहा है उस पार्टिकल पर, और जो fictitious फोर्स लग रहा है उसका ऐड होता है। हमने लास्ट वीडियो में किया था, आई बटन लिंक मिल रहा है, वहां जाकर जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा mg प्लस fictitious फोर्स क्या लगा 50 न्यूटन, वो भी माइनस में, ये तो अपवर्ड जब लिखे तब वो हटाया गया, -50 न्यूटन लग रहा है। तो m की वैल्यू क्या है 10, g की वैल्यू है क्या है 9.8 -50, तो क्या हुआ 98 -50, एफ टोटल, तो वैल्यू क्या आ गई एफ टोटल इक्वल टू 98 में 50 घटाएंगे तो 48 न्यूटन, इतना बल लगेगा। क्लियर, नोट करें सब लोग। तो मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय। और उससे पहले आपको यदि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वहाँ पर होगी, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर बताता हूँ बच्चों को टेलीग्राम चैनल बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको दिख भी रहा है यहाँ पर @यूनियन क्लास सर्च कर लीजिए या फिर यूनियन क्लासेस सर्च कर लीजिए, वहाँ भी पा सकते हैं। हमारे जितने भी सोशल मीडिया के लिंक हैं आपको दिए जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन वहाँ पर टप कर सकते हैं, ज़्यादातर आपको हेल्प होगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर हमें फॉलो करें, इसलिए क्योंकि आप वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछोगे वहाँ पर 100% आपको आंसर दिए जाएंगे। वहाँ पर होमवर्क भी मिलते हैं, वहाँ पर होमवर्क भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आप उसको जाइए ज़रूर से ज़रूर, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। आज के विषय इतना ही, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।